विद्यार्थियों, आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपकी पाठ्य पुस्तकें जो 2 है, क्षितिज और कृतिका, उनके एक-एक पाठ की चर्चा मैं अलग-अलग वीडियो के ज़रिए करूँगा। आज श्री गणेश कर रहा हूँ क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत स्वयं प्रकाश द्वारा जो कहानी लिखी गई है, नेताजी का चश्मा, उस रचना विशेष की शुरुआत आज आपके सामने कर रहा हूँ। निस्संदेह एक-एक लाइन से बनने वाले सवाल और पूर्ण रूप से जितने भी सवाल बन सकते थे, उन सब की चर्चा आपके सामने मैं यहाँ कर रहा हूँ। सबसे पहले साहित्यकार बालकृष्ण शर्मा नवीन की एक प्रेरक बात से हम अपनी बात को शुरू करें। उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा कि एक क्षण भी यदि तुम न उठ सके तो इतिहास कहेगा क्या। यानी अगर आपने पल भर की लापरवाही अगर आपने की और जिस क्षण आपको जागृत होकर उठकर परिश्रम करना है, अगर उस समय आप उठे नहीं तो आप के लिए इतिहास एक कलंक की तरह बन जाएगा। तो उन्होंने लिखा है कि इस क्षण भी यदि तुम न उठ सके तो इतिहास कहेगा क्या। सोचो तो ये भाग्य तुम्हारा चीर उपहास सहेगा क्या। ये अनुकूल पवन का झोंका फिर भी कभी बहेगा क्या। अपने हाथों क्यों खोदे हो तुम अपनी ही आज कब्र। सुनो सुनो ओ सोने वालों, जागृति का ये भैरव स्वरों। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि आपको जगाने की कोशिश कर रहा है। आइए मैं भी अपना एक प्रयास करता हूँ, आपको उन सवालों से जोड़ने के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। मैं अपना प्रयास करता हूँ जो भावी परीक्षाओं में आपके सामने आ सकते हैं, चाहे अर्धवार्षिक हो या वार्षिक यानी बोर्ड का मुख्य एग्जाम हो। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं स्वयं प्रकाश जी का परिचय। पाठ्य पुस्तक में जो बातें दे रखी है उनको आप पढ़ें, याद करें। उनके अतिरिक्त मेरे माध्यम से जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन्हें भी आप तैयार करें। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के साहित्यकार स्वयं प्रकाश जी रहे हैं। साठोत्तरी कविता के बाद के रचनाकार, यानी 1960 के बाद हिंदी साहित्य में जिन कवियों ने जगह बनाई, जिन कहानीकारों ने जगह बनाई, उनमें से एक स्थान आपका सुरक्षित है। समकालीन कहानी के कहानीकार है। जन्म की बात करें तो आपका जन्म 20 जनवरी 1947 में हुआ, लेकिन इस संसार को आप अलविदा कब कहकर गए तो निधन तिथि आपकी 7/12/2019 यानी 7 दिसंबर 2019 को आप इस संसार से अलविदा हुए। माता पिता के रूप में आपके सामने बात लिखी हुई मैंने। पिता श्री नंदलाल जी नाम था उनका और माता जी का नाम सरस्वती देवी। जन्म स्थान आपका इंदौर रहा और आपका निधन मुंबई में हुआ। पैतृक घर जो है इनका, तो पैतृक घर इनका राजस्थान अजमेर में है। इन सारे एक एक बिंदुओं को आप सेंटेंस के शक्ल में जब परीक्षा में कवर करेंगे तो एक अपेक्षित उत्तर साहित्यकार के परिचय का आप लिख पाएंगे। एजुकेशन की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की थी, उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी राजस्थान से आपने पीएचडी की थी। कार्य के लिए आप औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे थे। रिटायर होने के बाद आपने अलग अलग पत्रिकाओं की एडिटिंग की, संपादक का काम किया। राजभाषा अधिकारी के रूप में भी आपने काम किया। यहाँ पर आपने जिन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था उनमें से 2 प्रमुख नाम हैं, एक तो वसुधा और है एक चतुमक। कहानीकार के रूप में लगभग बहुत सारी कहानियाँ आपने लिखी, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ परिचय में, राइटर परिचय में जो बातें उल्लेखित है उसके आधार पर आपको इनके कहानी संग्रह याद रखने हैं। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी व संदान। इसके अतिरिक्त 2 उपन्यास भी आपके पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं इनके, ईंधन और बीच में विनय। ये आपको याद रखना है क्योंकि एक एक नंबर की दौड़ जब आप लगाओगे तो इस प्रकार की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अब लेखन प्रतिभा के कारण आपका सम्मान भी किया गया। आपको जो पुरस्कार मिले उनमें से हैं बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार,
आपकी रचनाओं में जो विषय वस्तु सामने आई थी, उसके आधार पर अगर मैं चर्चा करूं तो आपकी रचनाओं में मध्यम वर्गीय जो जीवन जीने वाले लोग हैं, उनके जीवन का यथार्थ यानी सच्चाई इनकी रचनाओं की विषय वस्तु के रूप में सामने आती है। वर्ग शोषण यानी वर्ग भेद, वर्ग संघर्ष की स्थिति भी आपकी रचनाओं में देखने को मिलती है। किस तरह समाज में भेदभाव हो रहा था, ये भी आपने अपनी रचनाओं में उजागर किया है। इनका जीवन काल 1947 से 2019 तक माना जाता है। साहित्यकार प्रेमचंद जी की परंपरा के ये साहित्यकार रहे। अब नेताजी का चश्मा पाठ अंतर्गत पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दे रखे हैं, उनकी समीक्षा आपके सामने हो रही है। पहला प्रश्न दे रखा है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो मेरी तरफ से उत्तर आपके सामने है कि आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि वह सच्चा देशभक्त था तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता था। उसमें देश प्रेम की भावना भरी हुई थी। जब भी वह नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखता तो उसके प्रति अपने सम्मान को प्रकट करने के लिए वह क्या करता, उसके प्रति अपने सम्मान को प्रकट करने के लिए और मूर्ति के अधूरेपन को दूर करने के लिए वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता। इस तरह नेताजी के प्रति उसके ऐसे आदर भाव व प्रेम को देखकर लोग चश्मे वाले को किस नाम से पुकारते थे, कैप्टन चश्मे वाला पुकारते थे। अब पाठ्य पुस्तक का दूसरा सवाल आपके सामने, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। तो सीन आपके सामने है। प्रश्न है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। उत्तर है, हालदार साहब पहले मायूस इसलिए हो गए थे क्योंकि उन्हें पता चला कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा पहनाने वाले कैप्टन का निधन हो गया और अब कोई ऐसा नहीं होगा जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा पहनाता होगा। इस तरह मूर्ति चश्मा रहित होगी, यह सोचकर हालदार साहब मायूस हो गए थे। ये अंतिम दृश्य इस कहानी का आपके सामने है। तीसरा सवाल है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा ये उम्मीद जगाता है कि एक देशभक्त या देश प्रेमी के मरने से देशभक्ति समाप्त नहीं होती तथा देश के निर्माण व विकास का काम रुकता नहीं है। देश के लोग अपने अपने तरीके से देश के विकास में योगदान देकर अपनी देशभक्ति का परिचय देते हैं। ऐसे देशभक्तों में बड़ों के साथ साथ देश के बच्चे भी शामिल हैं। जैसा कि कहानी में आया है कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा होना संकेत करता है कि ये चश्मा किसी आम बच्चे ने ही लगाया होगा। तो बच्चों में देशभक्ति का होना देश के सुनहरे भविष्य का सबूत है। यही उम्मीद जगाता है कि जब तक हमारे देश के बड़े और बच्चों में देशभक्ति का भाव है, हमारा देश किसी का गुलाम नहीं होगा। तो सरकंडे का चश्मा यही उम्मीद जगा रहा है। चौथा प्रश्न आपके सामने है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए थे। बात तो क्या थी आप जानते हो, सरकंडे का चश्मा उन्होंने देखा। कैप्टन मर गया लेकिन उसके बाद भी उन्होंने चश्मा देखा, तो ये उनकी भावुकता का एक कारण है। और वो भी चश्मा ऐसा जो आमतौर पर बच्चे पहनाते हैं। उत्तर आपके सामने, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने सरकंडे का चश्मा देखकर महसूस किया कि एक देशभक्त के निधन से देशभक्ति समाप्त नहीं होती। देशभक्ति देश के लोगों में जीवित रहती है। सरकंडे के चश्मे के रूप में बच्चों की देशभक्ति को महसूस कर हालदार साहब को मन ही मन खुशी हुई तथा उनके मन में निराशा की जगह आशा का जो भाव उत्पन्न हुआ, उसी भाव के कारण सामान्य बात होने पर भी हालदार साहब भावुक हो गए। सरकंडे का चश्मा सामान्य बात थी, लेकिन राइटर हालदार साहब के मन में वो भावुकता के भाव उत्पन्न कर गया। अब मीनिंग स्पष्ट करना इस सेंटेंस का, आज से स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसते, यानी देश के लिए कुर्बानी देने वाले लोगों पर हंसने वाले लोग भारतीय समाज में थे। जैसे पान वाला हमारे सामने आया है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढ। तो इसका मीनिंग क्या है, राइटर इनसे क्या कहना चाह रहा है। तो उत्तर आपके सामने है,
राइटर की इन पंक्तियों का आशय यह है कि जो कौम यानी समाज के, देश के लोग देशभक्तों व देश के लिए अपने सुखों व प्राणों का बलिदान करने वाले लोगों का आदर सत्कार नहीं करती, उस कौम का भविष्य उसको गुलामी की तरफ ले जाता है। देशभक्त तथा देश प्रेमी जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, वे सभी सम्मान के पात्र हैं। उनकी देशभक्ति तथा उनके त्याग पर हंसना संपूर्ण कौम को गुलाम बनाने लायक सिद्ध होता है और इससे उस कौम के बिकने का वातावरण बनता है। अर्थात देशभक्ति और देशभक्तों पर हंसना कहानीकार के अनुसार देश को गुलाम बनाने का कारण बनता है। अब छठा प्रश्न आपके सामने, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। यानी पान वाले के बारे में राइटर ने जो लिखा है, शारीरिक विशेषता, व्यवहारिक आधार पर उसकी विशेषता, वो आपको लिखनी है। उत्तर आपके सामने है। कहानी के आधार पर पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत करने पर कहा जाएगा कि शारीरिक रूप से वह काला व मोटा व्यक्ति था। उसकी तोंद निकली हुई, वह पान खाता रहता जिससे उसकी बत्ती सी लाल काली हो गई। वह स्वभाव से हंसमुख है और जब हंसता है तो उसकी तोंद थिरकने लगती है। वह बात करने में पटु यानी परफेक्ट है, उस्ताद है और वह बातों ही बातों में लोगों का मजाक भी उड़ाने में पीछे नहीं रहता, जैसे कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उसने उड़ाया था। इतना ही नहीं, वह कुछ भावुक इंसान भी है, जैसे कैप्टन के मरने की बात कहते समय उसकी आंखें भर आई थी। तो ये उसका रेखा चित्र हमने प्रस्तुत किया। 7वां सवाल देखें, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है। पूछा जाए ये सेंटेंस किसका है, कैप्टन का है। किसको कहा था, हालदार साहब को कहा था। अब प्रश्न ये है कि कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखे। आपका रिएक्शन क्या होगा? हम यही सोचेंगे ना कि पान वाले का ये टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं। तो उत्तर आपके सामने है। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर मेरी प्रतिक्रिया यह है कि पान वाले की यह टिप्पणी अमानवीय व अपमानजनक है। पान वाला क्रूर है। वास्तव में कैप्टन इस तरह की उपेक्षा व अनादर का पात्र नहीं है, क्योंकि वह तो देशभक्त था, देशभक्तों का आदर करने वाला था। इस आधार पर कैप्टन को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए था। कैप्टन की देशभक्ति व नेताजी के प्रति उसके सम्मान का भाव सभी के लिए शिक्षादायक है। आज कैप्टन चश्मे वाले से भी हमें शिक्षा मिलती है। तो शिक्षा देने वाले ऐसे कैरेक्टर का मजाक बनाना उचित नहीं, उसका इस तरह मजाक उड़ाना तनिक भी उचित नहीं है। ऐसा करना देश को गुलाम बनाने लायक सिद्ध होगा, देशभक्तों को देशभक्ति से जोड़ने में बाधक बनेगा। ये इसका उत्तर हो गया। 8वां प्रश्न आपके सामने है। नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर हालदार साहब के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो हालदार साहब तो हमेशा हर 15 दिन में एक बार कस्बे में आते, रुकते, ठहरते, पान खाते। अचानक मूर्ति पर ध्यान गया, फिर पान वाले से बात हुई, चश्मे वाले से रूबरू हुए और अंत में सरकंडे का चश्मा देखकर भावुक हो गए। ये सीन हमने हालदार साहब के लिए महसूस किया था। अब प्रश्न है, इसी आधार पर उत्तर देना है। उत्तर आपके सामने है। इस कहानी के आधार पर हालदार साहब के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा जाएगा कि वे जिज्ञासु, देशभक्त, भावुक व संवेदनशील व्यक्ति थे। जैसे सरकंडे के चश्मे को देखकर वे भावुक हो जाते हैं, बदलते चश्मों के कारण को जानने के लिए वे जिज्ञासु नजर आते हैं। ये उनके स्वभाव की विशेषताएं कुछ हैं। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने। नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर कैप्टन चश्मे वाले के स्वभाव की विशेषताओं को आपको लिखना है, क्योंकि यही उसी का स्वभाव हम सबके लिए शिक्षाप्रद है, अनुकरणीय है। उत्तर है, कहानी से जान पड़ता है कि कैप्टन चश्मे वाला देशभक्त है, आत्मनिर्भर व क्रांतिकारियों का सम्मान करने वाला है। शारीरिक रूप से दिव्यांग है, विकलांग है, लेकिन फिर भी किसी पर बोझ नहीं बना हुआ है। वह अपने जीवन को चलाने के लिए खुद चश्मा बेचता है। वह अपना स्वार्थ छोड़कर नेताजी के प्रति सम्मान प्रकट करता है। यानी चश्मा पहनाकर वह ये नहीं सोचता है कि चश्मा पहनाने से उसकी ग्राहकी कम होगी, उसे नुकसान होगा, लेकिन अपने नुकसान की परवाह किए बिना ही वह नेताजी का सम्मान करता है।
10वां सवाल है, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, फेस टू फेस देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर, तब तक वो कैप्टन के बारे में क्या सोच रहे थे, वह आपको कल्पना करके लिखना है। तो उत्तर है, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन का विशेष चित्र रहा होगा। जैसे उन्होंने सोचा होगा कि वह चश्मे वाला कोई भूतपूर्व कैप्टन होगा, या नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का सिपाही होगा, या दिखने में फौजी की तरह हट्टा कट्टा, कैप्टन की तरह हट्टा कट्टा ऊर्जावान व्यक्ति होगा। तो ये हवलदार साहब की कल्पना है, जिसको हमने 10वें प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखा है। अब 11वां प्रश्न है कि अलग अलग कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो उद्देश्य तो एक ही है, महान लोगों की मूर्ति देखकर हम उनकी तरह महान कार्य करने के लिए प्रेरित हो, उनके पद चिन्हों पर चलें, उनके सिद्धांतों को अपनाकर देश और समाज का भला करें। और उत्तर आपके सामने है। इस तरह की मूर्ति लगाने के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे जिनकी मूर्ति लगवाई गई है उस प्रसिद्ध व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में लोग जान सके, लोगों के मन में ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के प्रति आदर सम्मान का भाव जागृत हो सके। इसके साथ ही ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की मूर्तियों से व उनके व्यक्तित्व से नई पीढ़ी समाज व देश के लिए कार्य करने की प्रेरणा भी ले सके। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रसिद्ध लोगों की मूर्ति लगाने का प्रचलन समाज में हुआ है। अब 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। उत्तर है, हम अपने इलाके के चौराहे पर समाज सेवकों, आदर्श जनप्रतिनिधियों, क्रांतिकारियों व महान लोगों की मूर्ति स्थापित करवाना या लगवाना चाहेंगे। कारण यह है कि हम ऐसा इसलिए चाहेंगे ताकि समाज के लोगों को इनसे प्रेरणा मिले और लोग स्वार्थ छोड़कर इनकी तरह समाज व देश के लिए जीवन जीना शुरू कर सके। 13वां प्रश्न है, उस मूर्ति के प्रति आपके और दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो यही है, उस मूर्ति के प्रति सभी का ये उत्तरदायित्व होना चाहिए कि मूर्ति की अच्छी तरह देखभाल करते रहें तथा जिनकी मूर्ति है उनकी जन्मतिथि यानी जयंती और पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर समाज को उनके व्यक्तित्व का परिचय देते हुए उन्हें समाज व देश के लिए जीने की प्रेरणा देते रहे। यानी लिखा है अंत में, आयोजित कर समाज को उनके व्यक्तित्व का परिचय देते हुए उन्हें समाज व देश के लिए जीने की प्रेरणा देते रहे। उन्हें का मतलब किनको, लोगों को जो उस जयंती के अवसर पर, पुण्यतिथि के अवसर पर सामने खड़े होंगे। 12वां देखो, ये तो ग्रामर का है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लें। मैं अगले शेष प्रश्न की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। 15वां प्रश्न भी वाच्य परिवर्तन का है। अब इस पाठ के एक एक लाइन से अतिरिक्त जो सवाल बन रहे हैं, लगभग 30 प्लस सवालों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, विशेष अटेंशन करें आप। पहला सवाल पूछा जाए, इस पाठ के राइटर कौन है, तो रचयिता है स्वयं प्रकाश। गद्य विधा का रूप कौन सा है, तो उत्तर लिखोगे कहानी है। इसका उद्देश्य क्या, तो उद्देश्य आपके सामने है। इस कहानी का उद्देश्य कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के योगदान को उजागर करना है। देश का निर्माण देश के लोगों द्वारा अलग अलग तरीक़ों से होता है। सभी लोगों के उस सहयोग को उजागर करना ही इस कहानी का उद्देश्य है। लोगों में देशभक्ति और देश प्रेम का भाव बढ़ना इस कहानी का उद्देश्य है। और ये बताना है कि देश का सर्वांगीण विकास देश के एक एक नागरिक पर डिपेंड करता है, बड़ों पर भी और बच्चों पर भी। चौथा सवाल आता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किसने और कहाँ लगवाई थी, तो नगर पालिका ने लगवाई थी, मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर। 5वां सवाल है, नेताजी की मूर्ति की क्या क्या विशेषताएं थी और मूर्तिकार से उसमें क्या कमी रह गई थी। तो मूर्ति संगमरमर के पत्थर की थी, लगभग 2 फुट ऊंची थी, फौजी वर्दी में नेताजी महसूस हो रहे हैं। नेताजी के मुखमंडल को देखकर बड़े वे कमसिन व मासूम जान पड़ते थे। लेकिन चश्मा जो था वो पत्थर का चश्मा नहीं था,
आप ये इसमें लिख सकते हैं। छठा देखिए, चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब अवाक क्यों रह गए, यानी उनकी बोलती बंद क्यों रह गई, क्योंकि जैसा उन्होंने चश्मे वाले के बारे में कल्पना की थी, सोचा था, उससे परे वो अलग ही नज़र आए। तो उत्तर है, चश्मे वाले का हुलिया उनके अनुमान से अलग निकला। तो जैसा उन्होंने अनुमान किया था उससे अलग हटकर चश्मे वाले का शारीरिक रूप हालदार साहब के सामने था, इसी कारण वो क्या हो गए, अवाक रह गए। सातवां देखो, अब ध्यान देना, इन प्रश्नों में उत्तर भी शामिल है, थोड़ा पकड़ने की कोशिश करना। सातवां प्रश्न, चश्मे वाले को किन कारणों से कैप्टन कहा जाता था। उत्तर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसके सम्मान को देखकर लोग उसको क्या कहते थे, कैप्टन कहते थे। आठवां है, चश्मे वाले के देशभक्त होने का क्या प्रमाण था। तो उत्तर था, नेताजी का सम्मान करना, डे बाय डे नेताजी की मूर्ति के अधूरेपन को पूरा करने के लिए अपनी संदूकची में से चश्मा निकालकर नेताजी की आंखों पर फिट करना, ये दर्शाता है कि उसके मन में नेताजी के प्रति सम्मान था और यही उसके देशभक्त होने का प्रमाण है। 9 नंबर पर, हालदार साहब किस कारण से भावुक हो गए थे। पूर्व में इसकी चर्चा कर चुका हूँ, फिर भी उत्तर सुने। सरकंडे का चश्मा नेताजी की मूर्ति पर देखकर उन्होंने महसूस किया कि देशभक्ति बच्चों में भी है, यही सोच उनके भावुक होने का कारण। 10वां, नेताजी का चश्मा पाठ के किस पात्र का चरित्र आपके लिए अनुकरणीय है, यानी किसके चरित्र को आप अपनाना चाहोगे और क्यों। तो नो डाउट चश्मे वाले का चरित्र हमारे लिए अनुकरणीय है, क्योंकि वह सच्चा देशभक्त था, देश प्रेमी था और देशभक्तों का आदर करके हम सभी को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाला था। इन्हीं आधारों पर आप उनके चरित्र को अनुकरणीय बताओगे। 11वां प्रश्न है, पान वाले के स्वभाव में क्या दोष था तथा उस दोष का देश पर क्या प्रभाव पड़ सकता था। तो उत्तर है, देशभक्ति व देशभक्त का मजाक उड़ाना, ये उसके व्यवहार का सबसे बड़ा दोष था, जो हमारे देश के बिकने व गुलाम बनाने का माहौल बनाता है। तो आप लिखोगे, उसके व्यवहार का सबसे बड़ा दोष था कैप्टन चश्मे वाले पर हंसना, यानी देशभक्तों का, देशभक्ति का मजाक उड़ाना, और ऐसा करना निस्संदेह उस कैप्टन के प्रति अपमानजनक शब्दावली का यूज करना निस्संदेह हमारे देश को फिर से गुलाम बनाने की कंडीशन क्रिएट करने वाला हो सकता है। ये प्रभाव आप लिखोगे। 12वां है, हालदार साहब के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख करो। तो पहले आया है, जिज्ञासु थे, पान खाने के शौकीन थे, भावुक व्यक्ति थे, देशभक्तों का आदर करने वाले थे। 13वां, नेताजी का चश्मा शीर्षक कहानी का केंद्रीय पात्र किसे मानेंगे। तो नो डाउट पूरा कथानक, पूरी स्टोरी कैप्टन चश्मे वाले पर फोकस है, तो चश्मे वाले को हम केंद्रीय पात्र मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि वह हमें देशभक्ति सिखाता है, देश प्रेम का पाठ पढ़ाता है। 14-15 आपके सामने, हालदार साहब किसके सामने नतमस्तक थे। चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने नतमस्तक थे। 15 नंबर है, कैप्टन चश्मे वाले का हुलिया कैसा था, कद काठी शरीर कैसा था। तो वह बेहद बूढ़ा मरियल सा था, दिव्यांग था, गांधी टोपी पहने था, काला चश्मा लगाए था, ये उसका हुलिया यानी ड्रेस कोड और शरीर की स्थिति लिखनी है। 16वां है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किस प्रकार के पत्थर से बनी हुई थी, उसकी ऊंचाई कितनी थी। तो पत्थर तो था संगमरमर का पत्थर, ऊंचाई लगभग कैसी थी, 2 फुट ऊंची थी, और ऐसी मूर्ति जो टोपी के नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट साइज की हो, उसे बस्ट कहते हैं, ध्यान रखना। 17वां सवाल आपके सामने है, 17, 18, 19। हालदार साहब उस कस्बे में क्यों रुकते थे। वैसे तो काम के सिलसिले में जाते थे, लेकिन रुकना था पान खाने के उद्देश्य से। 18वां है, पहली बार मूर्ति देखकर हालदार साहब चौंक गए थे। क्यों चौंक गए थे, क्योंकि सारी संपूर्ण मूर्ति संगमरमर यानी पत्थर की थी, लेकिन चश्मा कैसा था, रियल था, वास्तविक था। यही बेमेलपन, मूर्ति का यही बेमेलपन हालदार साहब के चौंकने का कारण था। 19वां आपके सामने है, पान वाले का कौन सा व्यवहार हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। तो पान वाले का कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाना, उसके प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना हालदार साहब को पसंद नहीं था। उत्तर आपके सामने है। 20वां, कैप्टन क्या काम करता था, चश्मे बेचने का काम करता था।
21-22 आपके सामने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब ने क्या सोचा? तो उत्तर आपके सामने है। उन्होंने यह सोचा कि बच्चों में भी देशभक्ति है और जो देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। यानी उन्होंने ये सोचा कि एक व्यक्ति के मरने पर, बड़ों के मरने पर देशभक्ति उनके साथ समाप्त नहीं होती है। देश के बच्चे बच्चे में देशभक्ति की भावना है और जब तक देश के बच्चे बच्चे में देशभक्ति की भावना है, देश का विकास होता रहेगा। 22वां सवाल, नेताजी का चश्मा कहानी से रचनाकार स्वयं प्रकाश ने क्या स्पष्ट करना चाहा है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो उत्तर मैं पहले बता चुका हूँ। इस कहानी से रचनाकार ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि देश के विकास में समाज के हर वर्ग का अपना एक अलग योगदान होता है। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी देश प्रेम के विकास में अपना योगदान देते हैं। और अपने आप में ये जो सवाल है ना, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी अपने स्थिति के अनुसार छोटे बड़े किसी भी कार्य को करते हुए देशभक्ति का परिचय देना चाहिए, देशभक्तों का आदर करना चाहिए। देश की जितनी भी नदियां हैं, पर्वत हैं, देश के लोग हैं, धर्म हैं, उन सब का आदर करते हुए देश की समृद्धि के लिए कोशिश करनी चाहिए। ये 22वें का उत्तर। 23वां प्रश्न आपके सामने है, चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? ये तो आपके सामने आ चुका है पहले। वह चश्मे वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फॉलोवर था, अनुयायी था, देशभक्त था, नेताजी की मूर्ति का सम्मान करता था। इन्हीं लिए तो कैप्टन का नेताजी के प्रति सम्मान देखकर लोग उसको कैप्टन कहते थे। सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? उत्तर आ चुका है, फिर सुने। सरकंडे का चश्मा यही उम्मीद जगाता है कि देशभक्ति कभी कम नहीं होगी, देश के बच्चे भी देश के विकास में अपना योगदान देते हैं और देते रहेंगे। 25वां सवाल महत्वपूर्ण है, बस्ट किसे कहते हैं? तो टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक लगभग 2 फुट ऊंची मूर्ति को बस्ट कहते हैं, जो नेताजी की थी। 26, 27, 28 आपके सामने। हालदार साहब ने चश्मे वाले के बारे में क्या सोचा? तो उत्तर आ चुका है, नाम कैप्टन होगा, चश्मा बेचता होगा, कैप्टन का फॉलोवर होगा, आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही होगा, ये उन्होंने सोचा था। ये सब आपको 26 में लिखना है। 27वां देखो, हालदार साहब का 2 साल तक यही सिलसिला जारी रहा। कौन सा सिलसिला जारी रहा? कस्बे में आना, पान खाने के लिए रुकना और चौराहे पर लगे नेताजी की मूर्ति को देखकर उसकी प्रशंसा मन ही मन करना। देशभक्ति किसे कहेंगे? तो उत्तर है, देश के लोगों, नदियों, पहाड़ों, जंगलों, पशु पक्षियों आदि के प्रति प्रेम के भाव और देश की समृद्धि की चाहत को देशभक्ति कहते हैं। ये आप इस पाठ के परिचय में पढ़ोगे। 29वां 30वां आपके सामने, मूर्ति बनाने के लिए स्थानीय कलाकार को अवसर क्यों दिया गया? तो बहुत सारे रीजन थे। पहला था, प्रशासन जो मूर्ति बनवाने वाला था, उनको देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, बजट भी उनके पास कम था, पत्राचार में समय भी खराब हो चुका था और बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। तो इन सब के चलते उन्होंने स्थानीय मोतीलाल, एक व्यक्ति विशेष को, काल्पनिक नाम है, मोतीलाल को मूर्ति बनाने का काम दिया। नेताजी की मूर्ति किन नारों का इशारा कर रही थी? कि मानो नेताजी की मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बोल पड़ रहे हैं कि दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अंतिम 3 सवाल, हालदार साहब ने कस्बे के नागरिकों के किस प्रयास को सराहनीय बताया? तो कौन सा प्रयास था? मूर्ति बनवाने के प्रयास को सराहनीय यानी तारीफ के योग्य बताया। चश्मा पहली बार देखा, दूसरी बार देखा तो किस रूप में था? पहली बार देखा तो मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, फिर दूसरी बार देखा तो तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था, फिर अलग अलग रंग के आते रहे, लेकिन पहली ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी। उन्होंने मन ही मन बार बार कहा था, क्या आइडिया है? पहली बार कब कहा था? जब उन्होंने मूर्ति तो पत्थर की देखी और चश्मा रियल देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, भाई क्या आइडिया है। दूसरी बार उन्होंने ये महसूस किया कि मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकते लेकिन चश्मा बदल सकती है, ये महसूस करके उनके मुंह से ये निकला।
फिर पान वाले से बातचीत में चश्मा बदलने की बात करते समय फिर उनके मुंह से यही निकला। लास्ट पूछा जाए इस कहानी की भाषा कौन सी है, तो आप बताओगे इस कहानी की भाषा हिंदी है। धन्यवाद।